आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं कि अगर आप भी एक देशभक्त होंगे तो आपको ये खबर गर्व महसूस करवाएगी। क्या आप जानते हैं कि भारत का वो कौन सा हिस्सा है जो अगर कट जाए तो हमारे 25 करोड़ से ज्यादा नागरिक और पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे देश से हमेशा के लिए अलग थलग पड़ सकता है? क्या यह सच है कि हमारी सेना ने बिना एक गोली चलाए, बिना किसी को भनक लगे 1000 किलोमीटर लंबे एक ऐसे अदृश्य किले का निर्माण कर दिया है जिसे भेदना अब इम्पॉसिबल है? और दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां, अमेरिका की CIA से लेकर चीन की MI6 तक आखिर सोती क्यों रह गईं, जब भारत अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल रहा था? ये कोई नॉर्मल खबर नहीं है दोस्तों, ये एक मास्टर प्लान है, एक ऐसी बिसात है जिसने दुश्मनों के सारे मोहरों को एक ही चाल में शह और मात दे दी है। इस खबर को आखिरी तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये नए भारत के गौरव की वो कहानी है जो आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस ऐतिहासिक खबर पर आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहनी है। ये बात शायद आपकी देशभक्ति पर, आपके भारत प्रेम पर एक सवाल खड़ा करती है। आप और हम घंटों इंटरनेट पर गाने देखते हैं, रीलों के नाच गाने वाले वीडियो, कॉमेडी शो और एंटरटेनमेंट की चीजों को लाखों करोड़ों व्यूज देते हैं। हम उन्हें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पर जब हम दिन रात मेहनत करके देश की इंपॉर्टेंट खबरों को, अपने भारत देश के गौरव को आप तक पहुंचाते हैं, तो आप न वीडियो को लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं, और न ही आप पूरी वीडियो को देखते हैं। आज मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं, अगर सच में हमारी तरह आपके दिल में भी अपने इस भारत देश के लिए जरा सा भी प्यार है, तो इस वीडियो पर आने वाले लाइक्स को देखकर समझते हैं कि कितने लोग देश से प्यार करते हैं। और हमारी भारतीय सेना जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात है, उस इंडियन आर्मी के लिए कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा जय हिंद और वंदे मातरम लिखकर भर दीजिए। और हाँ, इस पूरी कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब वापस लौटते हैं उस सनसनीखेज घटनाक्रम पर जिसने दक्षिण एशिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। इस पूरे वाकये को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीन के टुकड़े को समझना होगा जिसे चिकन नेक कहा जाता है। जरा अपनी आंखों के सामने भारत का नक्शा लाइए। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में वो हरे रंग का पतला सा गलियारा देखिए, यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हमारी सेना की हर किताब, हर वॉर गेम का पहला चैप्टर यही होता था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा कैसे करें? दुश्मन की तोपें इतनी नजदीक थीं कि उनके गोले इस पार से उस पार जा सकते थे। अगर चीन ने महज 100 किलोमीटर का फासला भी तय कर लिया होता तो वो इस गलियारे को पूरी तरह काट सकता था। और अगर ऐसा हो जाता तो सोचिए जरा क्या होता। हमारे 25 करोड़ भाई बहन मेन इंडिया से कट जाते। यह हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने का हमारा इकलौता जमीनी दरवाजा था। इसकी कमजोरी की वजह से हम अपने ही नॉर्थ ईस्ट में खुलकर विकास नहीं कर पा रहे थे। हर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यह सोचना पड़ता था कि अगर कल को लड़ाई छिड़ गई तो इस सब का क्या होगा। यह एक मानसिक दबाव था जिसने 70 सालों से भारत को जकड़ रखा था। चीन ने इस खेल के लिए उस देश को अपना मोहरा बनाया जिसे भारत ने अपने खून से आजाद कराया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। वही बांग्लादेश जिसकी आजादी के लिए 1971 में हमारे हजारों जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने बांग्लादेश के अंदर अरबों खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। क्यों? क्या चीन को बांग्लादेश की जनता से कोई प्यार था? नहीं, चीन का मकसद था भारत को घेरना। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्लेस यानी मोतियों की माला वाली पॉलिसी का हिस्सा था, जिसमें वो भारत के चारों तरफ पोर्ट्स और मिलिट्री बेस का एक जाल बिछा रहा था। चीन ने बांग्लादेश को पनडुब्बियां दी। सोचिए जरा, बांग्लादेश को मिंग क्लास की पुरानी पनडुब्बियों की क्या जरूरत थी? उसका दुश्मन कौन है? वो पनडुब्बियां सिर्फ इसलिए दी गईं ताकि चीन का एक जासूस बंगाल की खाड़ी में बैठा रहे और भारत के हर शिप पर नजर रख सके। चीन ने उन्हें फाइटर जेट बेचे, उन्हें सस्ते कर्ज पर हथियार दिए, उनके पोर्ट्स जैसे चटगांव और पायरा को डेवलप करने के नाम पर वहां अपने बेस बना लिए। बांग्लादेश की सरकार भी सस्ते कर्ज और मुफ्त के हथियारों के लालच में, यह सोचे बिना कि यह कर्ज का जाल है, चीन की गोद में जाकर बैठ गई। उन्हें लगा कि चीन की दोस्ती के सहारे वो भारत को आंख दिखा सकते हैं। वो भूल गए कि भारत न होता तो उनका वजूद ही न होता। बांग्लादेश के रास्ते चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना,
जिसे आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, भारत के ठीक बगल से गुजरने लगी। यह भारत के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। चीन की कंपनियां बांग्लादेश में वो सड़कें और पुल बना रही थीं जो सीधे सीधे भारत के चिकन नेक के पास तक जाती थीं। यह खतरा सबसे ज्यादा तब फील हुआ दोस्तों, जब 2017 में डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने खड़ी थीं। वो जो पठार था, वो ट्राई जंक्शन, वो भूटान का एरिया, चीन वहां सड़क क्यों बना रहा था? वो इसीलिए बना रहा था ताकि वो उस ऊंचाई से सीधा हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, हमारे चिकन नेक पर तोपों से हमला कर सके। वो एक झटके में उस 22 किलोमीटर के गलियारे को काटने की पूरी तैयारी कर चुका था। उस दिन दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आर्मी को यह बात शीशे की तरह साफ हो गई कि अगर आज हमने इस कमजोरी का पक्का इलाज नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। तब भारत ने जो योजना बनाई दोस्तों, उसे शायद इतिहास में किसी नाम से नहीं जाना जाएगा, क्योंकि यह ऑपरेशन साइलेंस था। यह योजना तोप, टैंक और मिसाइल की नहीं थी। यह योजना थी दिमाग की, कूटनीति की, इंजीनियरिंग की, अर्थशास्त्र की और सबसे बढ़कर सब्र की। भारत ने समझ लिया था कि इस 22 किलोमीटर के रास्ते पर निर्भर रहना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बाईपास बनाने का फैसला किया। भारत ने फैसला किया कि हम बांग्लादेश के रहमो करम पर जिएंगे ही नहीं। अगर बांग्लादेश को चीन का खिलौना ही बनना है तो शौक से बने, हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। और तब भारत ने अपना रुख किया म्यांमार की तरफ और वहां शुरू हुआ कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। यह नाम याद रखिएगा दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये चीन और बांग्लादेश के मुंह पर पहला कूटनीतिक तमाचा था। यह प्रोजेक्ट क्या है? भारत ने फैसला किया कि हम कोलकाता और हदिया के पोर्ट से समंदर के रास्ते म्यांमार के सितवे पोर्ट तक जाएंगे। भारत ने उस सितवे पोर्ट को खुद डेवलप किया, वहां अरबों रुपए लगाए। फिर उस पोर्ट से कलादान नदी के रास्ते म्यांमार के अंदर तक और फिर वहां से जमीन के रास्ते सीधा भारत के मिजोरम स्टेट में। यह 1000 किलोमीटर से भी लंबा एक पूरा नया वैकल्पिक रास्ता था। इसका मतलब साफ था, अगर कल को दुश्मन चिकन नेक को बंद करने की कोशिश भी कर दे तो भी हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट समंदर के रास्ते म्यांमार से होते हुए भारत से जुड़ा रहेगा। राशन, तेल, दवाई और यहां तक कि सेना, सब कुछ इस नए रास्ते से पहुंच सकता था। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, हाल ही की खबरों के मुताबिक भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से रफ्तार दे दी है। सितवे पोर्ट अब पूरी तरह काम कर रहा है और जमीनी रास्ते पर भी काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। भारत सिर्फ बाईपास बनाकर संतुष्ट नहीं होने वाला था। भारत ने फैसला किया कि वह प्लान ए को, यानी उस 22 किलोमीटर के गलियारे को ही इतना चौड़ा, इतना मजबूत, इतना अभेद्य बना देगा कि दुश्मन उसे देखने से भी कांपे। और यहीं से शुरू हुआ वो साइलेंट ऑपरेशन, वो अदृश्य किला बनाने का काम जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। आप और हम जिसे सड़कें बनना या डेवलपमेंट समझ रहे थे, वो असल में भारत का सबसे बड़ा और सबसे खामोश सैन्य अभियान था। भारत ने नॉर्थ ईस्ट में, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उस एरिया में सड़कों, पुलों और टनल्स का एक ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया जैसा इस देश ने पहले कभी नहीं देखा था। यह सड़कें आम सड़कें नहीं थीं दोस्तों, ये ऑल वेदर रोड्स थीं, यानी इन पर किसी भी मौसम में, चाहे बर्फ गिरे या मूसलाधार बारिश हो, ट्रैफिक नहीं रुकेगा। ये सड़कें इतनी चौड़ी और मजबूत बनाई गईं कि इन पर हमारे सबसे भारी टैंक जैसे T-90 भीष्म, तोपें जैसे बोफोर्स और धनुष और मिसाइल लॉन्चर चंद घंटों में चीन की सीमा तक पहुंच सकते हैं। जो रास्ता तय करने में हमारी सेना को पहले 2-2 दिन लग जाते थे, जहां जवानों को पीठ पर सामान लादकर कच्ची पगडंडियों पर चढ़ना पड़ता था, अब वो रास्ता सिर्फ 2 से 3 घंटे का रह गया है। गवर्नमेंट ने अरुणाचल में सैला टनल जैसी सुरंगें बनाई। सोचिए, 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों को चीर कर बनाई गई यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंगों में से एक है। पहले तवांग जाने का रास्ता बर्फबारी में 6-6 महीने बंद हो जाता था, हमारी सेना कट जाती थी। लेकिन अब इस सुरंग के रास्ते 12 महीने 24 घंटे हमारे जवान और हमारा साजो सामान तवांग तक पहुंच सकता है, जो चीन की आंख में आंख डालने के लिए सबसे जरूरी जगह है। यही नहीं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो इस एरिया की जीवन रेखा भी है और बाढ़ के समय मुसीबत भी,
उस पर बोगील और भूपेन हजारिका जैसे पुल बनाए गए। खासतौर पर बोगील पुल दोस्तों, यह सिर्फ एक पुल नहीं है, यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसके नीचे 2 रेलवे लाइनें हैं और ऊपर 3 लेन की सड़क, और यह पुल इतना मजबूत बनाया गया है कि जरूरत पड़ने पर इस पर हमारे फाइटर जेट जैसे सुखोई 30 MKI भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ पुल नहीं थे, ये आसमान में बने रनवे थे जो लड़ाई के वक्त हमारे एयर बेस का काम कर सकते थे। और दोस्तों, यह सब तो वो था जो दुनिया को दिख रहा था, जिसका इनॉग्रेशन हो रहा था, लेकिन जो नहीं दिख रहा था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक और निर्णायक था। यह वही ग्रे जोन ऑपरेशन था, वो साइलेंट शील्ड जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अब इसे समझिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा खास तौर पर उस चिकन नेक वाले एरिया में बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत पोरस है। यहाँ नदियां हैं, घने जंगल हैं, दलदली जमीन है। इस वजह से कई किलोमीटर तक जमीन ऐसी है जिस पर दशकों से कोई नो मैन्स लैंड जैसा माहौल था। न उधर की सेना आसानी से आ पाती थी, न इधर की। यह वो ग्रे जोन था जिसका फायदा तस्कर, घुसपैठिए और दुश्मन देश के जासूस उठाते थे। चीन की नजर इसी ग्रे जोन पर थी। उसे लगता था कि लड़ाई के वक्त वह इसी खाली जमीन का इस्तेमाल करके अपने स्पेशल फोर्सेस को भारत में घुसा देगा और तबाही मचा देगा। भारत ने इसी ग्रे जोन का फायदा उठाने का फैसला किया, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए। यह कोई लाखों सैनिकों का हमला नहीं था, जैसा कि कुछ सनसनीखेज खबरों में बताया जाता है। यह था इंच दर इंच आगे बढ़ना। BSF और सेना की इंजीनियरिंग कोर ने रातों के अंधेरे में डेवलपमेंट वर्क और बाड़ लगाने के नाम पर धीरे धीरे अपनी चौकियों को, अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स को उन इलाकों में स्थापित करना शुरू कर दिया जो सामरिक रूप से सबसे इंपॉर्टेंट थे। यह सब इतनी शांति से और इतने सधे हुए तरीके से हुआ कि जब तक बांग्लादेशी गार्ड्स या उनके चीनी आकाओं को यह समझ आता कि हो क्या रहा है, तब तक भारत की एक नई मजबूत डिफेंस लाइन तैयार हो चुकी थी। भारत ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, खास तौर पर चीन सीमा के पास, हर 100 से 150 किलोमीटर पर एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड यानी एक छोटी हवाई पट्टी को अपग्रेड कर दिया। पासीघाट, मेचुका, जीरो, ट्यूटिंग, वॉलोंग, ये वो नाम हैं जो पहले अंग्रेजों के जमाने के छोटे छोटे एयरफील्ड हुआ करते थे। भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करके इन सभी हवाई पट्टियों को पक्का कर दिया, लंबा कर दिया और वहां रात में उतरने की फैसिलिटीज लगा दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हमारे फाइटर जेट जैसे राफेल और सुखोई और हमारे सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन जैसे C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस, जो पहले दिल्ली, अंबाला या बरेली से उड़ते थे और जिन्हें सीमा तक पहुंचने में वक्त लगता था, वो अब चीन की सीमा के ठीक बगल से महज 5 से 10 मिनट की डिस्टेंस से उड़ सकते हैं। यह जो पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया दोस्तों, यानी म्यांमार का समुद्री रास्ता, पहला, जमीन पर नई चौड़ी सड़कें, पुल, सुरंगें, दूसरा, ग्रे जोन में नई चौकियां, तीसरा, और आसमान में हवाई पट्टियों का जाल, चौथा। इसी ने मिलकर उस 1000 किलोमीटर लंबे अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण किया है। यह 1000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। यह 1000 किलोमीटर लंबा वो वैकल्पिक और सुरक्षित नेटवर्क है जिसने 22 किलोमीटर की उस कमजोरी को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का बांग्लादेश पर क्या असर हुआ? असर बहुत गहरा हुआ है दोस्तों। बांग्लादेश, जो चीन से सस्ता कर्ज लेकर और मुफ्त की पनडुब्बियां पाकर इतरा रहा था, उसे अब समझ आ गया है कि भारत ने उसे अप्रासंगिक बना दिया है। अब भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड नहीं रहा, वो म्यांमार के रास्ते सी लिंक्ड हो गया है। अब 22 किलोमीटर का वो गलियारा भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए एक किल जोन, एक मौत का फंदा बन गया है। अब अगर दुश्मन की सेना ने उस 22 किलोमीटर के गलियारे में घुसने की जुर्रत की, तो वो एक ऐसी चक्की में फंसेगा जहां 3 तरफ से, यानी जमीन से, आसमान से और सुरंगों से निकलकर भारतीय सेना उस पर ऐसा प्रहार करेगी कि उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो एक कीमा बनकर रह जाएगा। दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ, ये सिर्फ एक सैन्य या रणनीतिक जीत नहीं है, ये एक मानसिक जीत है। ये उस नए भारत की जीत है जो अब रिएक्ट नहीं करता बल्कि एक्ट करता है, जो अब प्रॉब्लम्स के आंसर नहीं ढूंढता बल्कि ऐसा सवाल खड़ा कर देता है कि दुश्मन आंसर ढूंढता रह जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी सीक्रेट एजेंसियां
जो भारत के हर सैटेलाइट लॉन्च पर नजर रखती हैं, उन्हें इस जमीनी खेल की, इस इंजीनियरिंग वॉरफेयर की भनक तक नहीं लगी। जब तक अमेरिकी थिंक टैंक इस पर केस स्टडी लिखना शुरू करते, तब तक भारत अपना काम पूरा कर चुका था। ये साइलेंट विक्ट्री, ये अदृश्य विजय ही नए भारत की पहचान है। ये उस भारत की पहचान है जो बोलता कम है और करता ज्यादा है, जिसने अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत में बदल दिया है। यह जो चिकन नेक पहले हमारी गर्दन पर लटकी तलवार थी, अब वहीं चिकन नेक दुश्मनों के गले की फांस बन गया है। अब कोई भी कंट्री, चाहे वो चीन हो या उसका कोई मोहरा, भारत के उत्तर पूर्व की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। आज हर इंडियन का सिर गर्व से ऊंचा है। हमारे जवानों, हमारे इंजीनियरों और हमारे गुमनाम रणनीतिकारों ने वो कर दिखाया है जो दशकों तक इम्पॉसिबल लगता था। यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा सेव करना नहीं है, ये 25 करोड़ भारतीयों के फ्यूचर को सेव करना है। यह भारत की एकता और अखंडता पर लगी वो अमिट मुहर है जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता। वैसे भारत की इस महान रणनीतिक विजय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि भारत ने चीन और बांग्लादेश को एक ही चाल में मात देकर सही किया? क्या आप भी इस न्यू इंडिया की साइलेंट ताकत को सलाम करते हैं? आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। और हां, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को हर इंडियन के साथ शेयर करें ताकि देश का हर सिटीजन इस गौरव को फील कर सके। जय हिंद, जय भारत।